मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 1789 की फ्रांस की क्रांति के कारण। फ्रांस की क्रांति विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसने न केवल फ्रांस को बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित किया है। उसने स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का नारा, जो फ्रांस की क्रांति का मुख्य नारा था, ये सिद्धांत पूरे विश्व में दिए हैं। इस महत्वपूर्ण क्रांति के क्या कारण थे? उन कारणों में से जो दो प्रमुख कारण हैं, राजनीतिक कारण और सामाजिक कारण, उन पर हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले लेते हैं राजनीतिक कारण। फ्रांस में बुर्बो वंश का निरंकुश राजतंत्र था, जहाँ पर राजा स्वयं को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। लुई 14वें के शासनकाल से फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र अपने गौरव एवं शक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंच गया था। उसने कहा था, मैं ही राज्य हूँ, कहकर उसने अपनी निरंकुशता का परिचय दिया था। लुई 15वां और इसी प्रकार लुई 16वां, जो 1774 से 1793 के बीच में कहा करता था कि कोई चीज़ इसलिए कानूनी है क्योंकि यह मैं चाहता हूँ। राजा अपने राज्य में जैसे चाहे कैद कर सकता था, बिना मुकदमा चाहे चलाए जो चाहे सज़ा दे सकता था। राजा है कि नहीं, उसका कोई कृपा पात्र भी इस अधिकार का उपयोग कर सकता था। इसके लिए उसे केवल राज्य की मुद्रा वाले पत्र की आवश्यकता थी। राजा की शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में कोई जनप्रतिनिधि सभा या संसद नहीं थी। फ्रांस में स्टेटस जनरल नाम की एक प्रतिनिधि सभा अवश्य थी, किंतु 175 वर्षों से उसका कोई अधिवेशन नहीं बुलाया था, और शायद ही फ्रांस में कोई भी जीवित व्यक्ति ऐसा रहा हो जो कि उसकी कार्यप्रणाली से परिचित हो। दूसरी संस्था पार्लियामेंट थी। पार्लियामेंट एक प्रकार से उच्च न्यायालयों के समान थी। न्याय करने के अतिरिक्त पार्लियामेंट का एक प्रमुख कारण राजा के आदेशों को कानूनी रूप से पंजीकृत करना होता था। पार्लियामेंट आदेशों को पंजीकृत करने से मना कर सकती थी और विरोध प्रदर्शन कर जनता का ध्यान आकर्षित कर देती थी, किंतु यदि राजा दोबारा से निर्देश देता तो पार्लियामेंट को वो कानून पंजीकृत करने पड़ते थे। निरंकुश शासन की सफलता शासक की योग्यता एवं कुशलता पर निर्भर रहती है, किंतु लुई 14वें का उत्तराधिकारी लुई 15वां अकर्मण्य था। शासन को सुधारने के बजाय वह आमोद प्रमोद एवं विलास में डूबा रहता था। उसने लुई 15वें ने अपनी मृत्यु के समय कहा था कि मेरे मरने के बाद प्रलय होगी। ऐसी निराशाजनक स्थिति में लुई 16वां गद्दी पर बैठा। उसमें नेतृत्व की क्षमता नहीं थी, न ही वह स्वयं के निर्णय करने में सक्षम था। वह दूसरी की सलाह समझ सकता था। वह बुद्धिहीन तो नहीं था, किंतु निरर्थक कार्यों में अपना समय बर्बाद करता था। उसने ऑस्ट्रेलिया सम्राट जोसेफ द्वितीय की बहन मेरिया थेसिया की पुत्री मेरी अंतोगोवा से उसका विवाह हुआ था, जो कि अभिमानी, जिद्दी, विवेकहीन एवं फिजूल खर्ची महिला थी। राज कार्यों के संचालन का उसे कोई अनुभव नहीं था। वह लुई को न तो सही सलाह दे सकती थी और न ही प्रेम करते हुए उसके हित की बात सोच सकती थी। डॉक्टर H.A.L. फिशर ने रानी के संबंध में लिखा है कि आलोचकों को वो ऐसे सायरन के समान प्रतीत होती थी जो राज्य रूपी जहाज को चट्टानों की ओर ले जा रहा है। यद्यपि कुछ इतिहासकार रानी का जो चित्रण किया है उसको सही नहीं मानते हैं, फिर भी ये सही है कि रानी कुछ इसके लिए उत्तरदायी थी। सत्य यही है कि लुई के अंडर में वो नहीं थी। उसने रोटी मांगने वालों से कहा था कि वे केक क्यों नहीं खाते हैं। बहुत संभावना इस बात की है कि लुई 14वें की पत्नी ने यह बात कही थी। लुई ने अपने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में घोषणा की थी, मैं उन सभी बातों को पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं जो मेरे राज्य की समृद्धि से संबंध है। रानी
मेरी अंतर्गत बड़ी समर्पिता माँ समाज सेविका एवं सुरुचि संपन्न महिला थी। मित्रों और दरबारियों के विश्वासघात, झूठी अफवाहें, लुई की धार्मिक उदारता, लुई 15वें का कुशासन, पादरियों के प्रति उसका कठोर रवैया, कुछ शरारती तत्वों की भीड़ को भड़काना, असंतुष्ट राजनीतिकों की कार्रवाई और वकीलों की भूमिका, लुई में हाजिर जवारी और श्रोताओं को मतमुग्ध करने की क्षमता न होना आदि विचार भी इसके लिए प्रमुख रहे। किंतु साधारणतः ये माना जाता है कि फ्रांस के राजाओं की शान शौकत एवं विलासिता पर कोई अंकुश नहीं था। फ्रांस के राजा पेरिस से 12 मील दूर वर्साय के विशाल राजप्रासादों में ऐश्वर्यपूर्ण जीवन बिताते थे। यहाँ रहने वालों की संख्या 18,000 थी, जिनमें से 16,000 केवल नौकर नौकरानी थे। अन्य लोगों में राज परिवार के लोगों एवं उसके अतिथि और राजा के कृपापात्र सामंत लोग थे। अकेली रानी के 500 नौकर थे। क्रांति के पूर्व वर्साय में होने वाला खर्चा $200 लाख प्रति वर्ष था। जनता की कमाई पानी की तरह वर्साय में बहाया जाता था। बहुत अधिक अव्ययता के कारण इसे राष्ट्र की समाधि कहा गया। राजनीतिक कारण में एक प्रमुख है कि फ्रांस की शासन प्रणाली अक्षम, अव्यवस्थित, भ्रष्ट और खर्चीली थी। एक रूपता का अभाव फ्रांस की शासन व्यवस्था की बहुत बड़ी कमजोरी थी। शासन का प्रमुख राजा था। उसकी सहायता के लिए 5 समितियां बनी थी जो कानून बनाती थी, राजा की तरफ से आदेश जारी करती तथा राज्य के घरेलू एवं वैदेशिक मामलों की देखभाल करती थी। प्रांत, जिनकी संख्या 40 थी, इनमें से अधिकांश फ्रांस के प्राचीन प्रांत थे। उनका शासन में कोई भाग न था। उसके गवर्नर उच्च वर्ग के कुलीन थे जो राज से वेतन के रूप में बहुत सा धन पाते और इनका काम केवल दरबार में पड़े रहकर ऐश्वर्यपूर्ण जीवन बिताता था। शासन का वास्तविक कार्य दूसरे प्रकार के 34 प्रांतों में होता था जो कि जेनरा लीते कहलाते थे। शासन राजा द्वारा नियुक्त एदारता द्वारा किया जाता था। यह अधिकारी उच्च वर्ग या कुलीन वंश के होते थे और राजा के प्रति उत्तरदायी थे। ये स्थानीय शांति, सुरक्षा और कर संग्रह आदि निरीक्षण का नियंत्रण करते थे। इसके अतिरिक्त फ्रांस में अन्य अंगों की भांति कानून एवं न्याय व्यवस्था के क्षेत्र में भी अव्यवस्था एवं भ्रष्टाचार व्याप्त था। देश के में कानून की कोई प्रमाणिक संहिता नहीं थी। पूरे देश में लगभग 385 प्रकार के विधान प्रचलित थे। एक कस्बे में जो बात कानूनी रूप से सही मानी जाती थी, वही बात उस स्थान से 5 मील दूर स्थित दूसरे कस्बे में गैर कानूनी समझी जाती थी। फ्रांस में प्रचलित कानूनों के बारे में विचारक वाल्टेयर ने कहा है कि किसी व्यक्ति को फ्रांस की यात्रा करते समय सरकारी कानून उसी प्रकार बदले हुए मिलते हैं जिस प्रकार उसकी गाड़ी के घोड़े बदलते हैं। इस प्रकार फ्रांस की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति के बारे में कैटलबी ने लिखा है, शासकों की नीति सिद्धांत पर नहीं, इच्छा पर निर्भर थी। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि क्रांतिकारियों की सबसे पहली मांग संविधान के लिए थी, जिसका अभिप्राय था देश में कुछ व्यवस्था हो, कुछ संगठन हो। फ्रांस की अराजकतापूर्ण स्थिति के बारे में मादले ने व्यंग्य के रूप में कहा है, बुरी व्यवस्था का तो प्रश्न ही नहीं उठता, फ्रांस में कोई व्यवस्था ही नहीं थी। दूसरा हम लेंगे अब सामाजिक कारण। फ्रांस में की सामाजिक स्थिति बड़ी विघटित थी। यह सामंतवादी, असमानता और विशेष अधिकार के मूल सिद्धांतों पर आधारित थी। समाज मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त था, जिसमें प्रथम स्टेट, जिसमें कि पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और सर्वसाधारण वर्ग। उच्च पादरी प्रथम स्टेट में आते थे एवं कुलीन द्वितीय स्टेट में, जो सुविधा वर्ग प्राप्त लोग थे। इसके अतिरिक्त सर्वसाधारण वर्ग तृतीय स्टेट में आते थे, जिनके अंतर्गत कृषक, मजदूर एवं मध्यम श्रेणी के लोग थे। प्रत्येक वर्ग के भीतर भी श्रेणियों के बीच अधिकारों एवं सुविधाओं को दृष्टि से भारी विषमताएं थीं। फ्रांस का सामाजिक स्वरूप व्यक्ति के जीवन, समान स्वतंत्रता व प्रसन्नता को बढ़ाने वाले सिद्धांतों को प्रोन्नत करने वाला नहीं था। जब भी कोई व्यक्ति इतना भाग्यशाली न हो
कि उसका जन्म उच्च कुलीन परिवार में हुआ हो, वह जीवन में सुख प्राप्त नहीं कर सकता था। फ्रांस की संख्या लगभग 2.5 करोड़ थी, जिसमें से लगभग 1.5 लाख पादरी और 1,40,000 सामंत वर्ग थे। इतनी कम जनसंख्या होते हुए भी उच्च वर्ग के लोग सुविधाओं और जीवन स्तर की दृष्टि से 99% देशवासियों से बहुत आगे थे। अनुमान लगाया जाता है कि जागीरदारों एवं चर्च के में प्रत्येक के पास फ्रांस की समस्त संपत्ति का 5वां भाग था। फिर भी दोनों वर्ग करों से मुक्त थे। इन दोनों वर्गों को प्राप्त विशेषाधिकार ने जन सामान्य का विरोधी बना दिया। नेपोलियन ने ठीक ही कहा था कि मध्यम वर्ग का अहंग भाव ही क्रांति का असली कारण था। स्वतंत्रता तो एक बहाना थी। इतिहासकार मेरियट का मत है, वास्तव में जब क्रांति हुई तो मुख्यतः राजा के निरंकुश एक तंत्र के विरुद्ध नहीं, वरन विशेषाधिकारों से युक्त कुलीन पुरोहित के विरुद्ध थी, और क्रांतिकारियों ने आरंभ में उनको ही समाप्त किया। अब इसमें हम लेंगे सबसे पहले पादरी वर्ग। फ्रांस की अधिकांश जनता रोमन कैथोलिक मतावली थी। वह कैथोलिक चर्च का काफ़ी प्रभाव था। चर्च जिसके पास अतुल संपत्ति थी और परंपरा के अनुसार वह राज्यों के करों से मुक्त था। साथ ही शिक्षा, जन्म, मृत्यु के आंकड़े, विवाह एवं अन्य सामाजिक धार्मिक संस्कारों में पादरियों का एकाधिकार था। फ्रांस की संपूर्ण जागीर भूमि की 20% भूमि चर्च के अधीन थी, जिससे चर्च को बहुत अधिक आय प्राप्त होती थी। इसके अलावा चर्च किसानों से सब प्रकार की फसलों पर धर्मांश, जो कि एक प्रकार का धार्मिक कर था, वसूल करता था। अनुमानतः चर्च की वार्षिक आय राज्य की आय से आधी थी। पादरियों में 2 श्रेणियां थीं, उच्च पादरी और सामान्य पादरी। उच्च पादरी में वर्ग में आर्क बिशप ऐसे लोग पद थे जो प्राय कुलीनों के पुत्र होते थे। उनकी आमदनी बहुत अधिक थी। ये शान शौकत का जीवन बिताते थे। धार्मिक कार्यों में उनकी रुचि कम थी। उनमें से अधिकांश अपने धार्मिक कार्य क्षेत्र को छोड़कर राज दरबार में रहकर भोग विलास का जीवन बिताते थे। वे ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास तक नहीं रखते थे। कम से कम पेरिस में तो हमको एक बार लुई सोल्वे ने कहा था कि हमको पेरिस में तो ऐसा आर्क बिशप रखना चाहिए जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखता हो। इस श्रेणी के लोग पादरियों को, छोटे पादरियों को हे समझते थे और उच्च पुरोहित धर्म वर्ग के आदर्शों को भुलाकर भ्रष्ट एवं विलासमय जीवन जी रहा था। दूसरा, सामान्य पादरी वर्ग, जो हजारों की संख्या में गिरजाघरों में छोटे पादरी थे, निम्न वर्ग या कृषक वर्ग से आते थे, जो जनसाधारण के सभी धार्मिक कार्य और उनके दुख सुख में सम्मिलित होते थे। किंतु उनकी आय इतनी कम होती थी कि इससे उन्हें कई बार उनके जीवन निर्वाह करना कठिन हो जाता था। वे पुराने फटे वस्त्र पहनते थे। उनके मन में चर्च के उच्च अधिकारी, जो कि उनकी अवहेलना करते थे, ठाट बाट से रहते, के प्रति घृणा एवं आक्रोश होना स्वाभाविक। दूसरा, कुलीन वर्ग। यद्यपि कार्डिनल रिचलू के बाद लुई 14वें ने सामंतों की शक्ति का अंत करके बहुत से अधिकारों से वंचित कर दिया था, फिर भी 18वीं शताब्दी के कुलीन वर्ग की एक प्रमुख विशेषता थी एकात्मकता एवं समरूपता का अभाव। वंश की प्राचीनता, सामाजिक कार्यों का स्वरूप, राज दरबार के साथ उनके संबंध आदि के आधार पर कुलीन वर्ग अनेक उपवर्गों में विभाजित थे। सैनिक पदों पर अधिकार रखने वाले कुलीन, नागरिक प्रशासन के पदाधिकारी कुलीनों को तथा दरबारी कुलीन प्रांतीय कुलीनों को एक ही दृष्टि से देखते थे। आर्थिक दृष्टि से सभी सामंत समान नहीं थे। अमीर और गरीब दोनों प्रकार के सामंत थे, परंतु दोनों में एक बात समान थी कि दोनों ही किसानों का शोषण करते थे। भूमि के क्रय विक्रय का कुल मूल्य का 1/5 भाग जमींदार प्राप्त कर लेते थे। उन्हें न्याय संबंधी अधिकारी प्राप्त थे। वे अपने अधीन किसानों का फैसला करते हुए उन पर जुर्माने लगाकर अपनी आय में वृद्धि करते थे। फ्रांसीसी राजनीतिक थियर्स का मत उल्लेखनीय है कि बगावत राजगद्दी के विरुद्ध कम तथा कुलीन वर्ग के अत्याचारों के विरुद्ध अधिक थी। तीसरा, सर्वसाधारण वर्ग। देश की लगभग 94% संख्या इस वर्ग से संबंधित थी। यह वर्ग विशेष अधिकार एवं सुविधाओं से वंचित था, परंतु इस वर्ग में भी भारी असमानता थी। सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से इस वर्ग में कई व्यापक अंतर थे। मोटे तौर पर सामाजिक वर्ग में मध्यम वर्ग
दस्तकार और मजदूर किसान थे। मध्यम वर्ग, इसमें वर्ग में जैसे साहूकार, व्यापारी, शिक्षक, वकील, डॉक्टर, लेखक, कलाकार, सरकारी कर्मचारी आदि सम्मिलित होते थे, जो उद्योग, व्यापार आदि दृष्टि पेशे से संबंधित थे, जिन्हें शारीरिक श्रम नहीं करना पड़ता था। संख्या की दृष्टि से इस वर्ग के सदस्य अल्पमत में थे, किंतु शासन के उच्च पदों को छोड़कर सभी पदों पर इन्हीं लोगों के हाथ में थे। इस वर्ग के लोग पुरातन व्यवस्था के घोर विरोधी थे, क्योंकि पादरी एवं कुलीन वर्ग का व्यवहार उनके प्रति अच्छा नहीं था। ये लोग सामाजिक समानता चाहते थे। उनकी प्रबल इच्छा थी कि कानून के इस बात को स्वीकार कर ले कि बुर्जुआ वर्ग के लोग कुलीन वर्ग के समान हैं। यह वर्ग सुसंस्कृत था, साथ ही बौद्धिक भी। उनके मस्तिष्क में उस युग के साहित्य से, जिनका वे बाद में चाप से अध्ययन करते थे, ओतप्रोत थे। बाल्तेयर, रूसो, मोंटेस्क्यू तथा अनेक अर्थशास्त्रियों के विचारों ने उन्हें आंदोलित कर रखा था। यही कारण है कि फ्रांस की क्रांति में मध्यम वर्ग का प्रमुख योगदान रहा। दूसरा, दस्तकार व मजदूर, इनकी दशा अच्छी नहीं थी। इनको कम वेतन मिलता था तथा काम का समय बहुत ज़्यादा था। ये मध्यम वर्ग के पूंजीपतियों की दया पर निर्भर थे, जो कि अपनी श्रेणियों, निगमों तथा उद्योग धंधों और व्यवसाय पर नियंत्रण रखते थे। इसमें से अधिकांश शहरों में रहते थे, जिनका संपर्क नगरों के शिक्षित एवं प्रबुद्ध वर्ग के साथ था, इसलिए इनमें राजनीतिक चेतना थी। कृषक वर्ग, इन लोगों की संख्या सबसे अधिक थी, जो इस जनसंख्या के हिसाब से 2 करोड़ थे, जो कुल जनसंख्या का 80% थे। इनकी दशा सबसे निम्न एवं शोचनीय थी। 18वीं शताब्दी में महंगाई के कारण इन्हें कष्ट उठाना पड़ा। फ्रांस के कृषकों में 2 वर्ग थे, स्वतंत्र किसान और द्वितीय अर्धदास किसान। स्वतंत्र किसान अपनी भूमि का मालिक था, किंतु अर्धदास किसान अपनी इच्छा से अपने मालिक जमींदार की भूमि को त्याग कर बाहर नहीं जा सकता था। दोनों वर्गों के किसान कुलीनों के शोषण का शिकार थे। उन्हें राज्य, चर्च, जमींदारों को अनेक प्रकार के कर तथा नजराने देने पड़ते थे। कर भुगतानों में किसान की 80% भाग चला जाता था। इतना ही नहीं, उन्हें बेगार भी करनी पड़ती थी। किसान और उसका परिवार भरपेट भोजन के लिए तरसता था, किंतु जमींदार के हिरन, कबूतर आदि उनकी खड़ी फसलों का नाश कर देते थे, फिर भी वह उन्हें हटा नहीं सकता था। इस प्रकार निम्न सामाजिक एवं आर्थिक दशा के प्रति असंतोष व्याप्त था। एक दृष्टि से किसानों में असंतोष का मुख्य कारण इनकी गरीबी न होकर सामंतों द्वारा दिए जाने वाला कष्ट और असुविधाएं थीं। अधिकांश कृषक ठेके पर भूमि जोतने वाले थे और भूमि पर उनका अधिकार नहीं था, इसलिए भी उनमें असंतोष था। इतिहासकार लियो गार्शिया का मत है, किसान इतने दुखी हो चुके थे कि स्वयं ही एक क्रांतिकारी तत्व के रूप में परिणत हो गए। उन्हें क्रांति करने के लिए एकमात्र संकेत की आवश्यकता थी तथा उन्हीं की भूमिका 1789 की क्रांति को सफल बनाया। धन्यवाद।